हाय एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, कंटिन्यूस आपके लिए हार्डवर्क किया जा रहा है। न्यू बैच के अंदर न्यू डिजिटल बोर्ड पे आपको सिलेबस को दोबारा पढ़ाया जा रहा है। अब दोबारा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी एक बार सब कुछ पढ़ा के हमने रखा हुआ है। हमारे पहले वाले वीडियोस यानी व्हाइट बोर्ड के वीडियोस पूरा सिलेबस कंप्लीट करके साइंस मैथ्स एसएसटी सब्जेक्ट का आज भी प्रेजेंट है। तो आप हमारे वीडियोस देखो, पढ़ाई करते रहो। साथ ही में न्यू बैचेस के अंदर जो वीडियोस बन रहे हैं साइंस के और पूरे पूरे मैथ्स के, तो जरूर से इसका फायदा उठाइए। बस एक रिक्वेस्ट ये है कि अपने सभी दोस्तों तक हमारे न्यू बैच के भी वीडियोस को शेयर करके पहुंचाइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग को पता भी नहीं चल रहा है कि हम न्यू बैच के अंदर वीडियोस बना रहे हैं। ठीक है, तो ये जो क्वालिटी अपग्रेडेशन कर रहे हैं हम लोग, इतना खर्च कर रहे हैं, इतना पैसे डाल रहे हैं और इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, रात रात को रुक के वीडियो बना रहे हैं, कभी कभी अर्ली मॉर्निंग आके वीडियो बना रहे हैं, तो ये सब आप ही के लिए है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो प्लीज़ इस चीज़ को जरूर से अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। बस मेरे लिए इतना आप कर दो, ठीक है, खुश हो जाऊंगा मैं। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अगर मैं 9th स्टैंडर्ड की मैथ्स 2 यानी ज्योमेट्री की बात करूं, तो हमने चैप्टर नंबर 5 की शुरुआत ऑलरेडी कर दी थी, जिसका नाम क्या है, क्वाड्रिलेटरल। अभी चैप्टर काफ़ी बड़ा है तो लेक्चर्स भी काफ़ी लग जाएंगे। तो आज जो है इस चैप्टर का तीसरा लेक्चर होगा, जिसमें हम बात करेंगे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, रोम्बस, ठीक है, और स्क्वायर के, और उसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 5.3 में हम देखेंगे। अब आप एक और चीज़ जानते होंगे कि हमने स्टार्टिंग से ही देख लिया कि भाई पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, तो उसी से रिलेट करता है ये। अगर हम बात करें, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, क्या है, दैट इज़ नथिंग बट जो ये थे हमारे, क्या बोलते हैं इसको, रोम्बस थे, ठीक है, या फिर मैं स्क्वायर की बात कर लूँ या फिर मैं रेक्टेंगल की बात कर लूँ, ये कहीं ना कहीं अगर मैं एक सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ तो रेक्टेंगल लो, रोम्बस लो या फिर स्क्वायर लो, ये सब के सब पैरेललोग्राम है। क्यों पैरेललोग्राम है? अगर मैं यहाँ पे एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ आपको बताना चाहता हूँ क्यों ये पैरेललोग्राम है। जैसे अगर मैं रेक्टेंगल बनाऊंगा तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। स्क्वायर बनाऊंगा, इसमें भी अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, या फिर मैं एक रोम्बस बना दूंगा तो इसमें भी क्या होते हैं, ये साइड अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मतलब देखोगे तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है पैरेललोग्राम का, मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड पैरेलल होना चाहिए और कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। ये एक बेसिक फंडा है। कोई भी चीज़ पैरेललोग्राम कब है, जब उसके अपोजिट साइड या तो पैरेलल होंगे और साथ ही में वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो वो कहलाएगा पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो अपोजिट साइड पैरेलल है और कॉन्ग्रुएंट है, अपोजिट साइड पैरेलल है, कॉन्ग्रुएंट है, अपोजिट साइड पैरेलल है, कॉन्ग्रुएंट है। मतलब चाहे रोम्बस हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर है, इनको हम एज ए पैरेललोग्राम ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है, मतलब जो भी प्रॉपर्टीज होगी वो ऑलमोस्ट सभी के लिए सेम होगी। तो कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। तो पहला जो प्रॉपर्टी है, अगर आप देखो यहाँ पे ध्यान से, डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि अगर मैं एक रेक्टेंगल लूं और उसमें अगर डायगोनल्स बनाऊं इस प्रकार से, तो जो डायगोनल्स बनेंगे वो भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये क्या बोल रहा है, एक प्रॉपर्टी बोल रहा है। दूसरा प्रॉपर्टी, डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब अगर मैं स्क्वायर के अंदर भी, देखो ये छोटा सा स्क्वायर बना है, इसके अंदर भी ऐसा डायगोनल्स बना दूं तो वो डायगोनल्स भी एक दूसरे को क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये सब हम लोग जानते हैं, लेकिन एक तरीके से रिवीजन कर रहे हैं ये प्रॉपर्टीज को, ताकि इसी के बेस पे जो क्वेश्चन हमें पूछेंगे उसको हम सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट है, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, यानी अगर मैं एक रोम्बस ले लूं, लेट्स सपोज, इसको थोड़ा अच्छे से बनाता हूं, ये आपका क्या है, रोम्बस है, इसको रोम्बस बोलते हैं। थोड़ा काइट जैसा शेप होता है, पतंग कैसे होती है काइट, वैसा शेप होता है इसका, ठीक है। तो ये रोम्बस है। अब रोम्बस में अगर मैं एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊं, मतलब डायगोनल्स को बाइसेक्ट करूं, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो जब मैं डायगोनल्स को बाइसेक्ट करूंगा तो इन दोनों डायगोनल्स के जो लेंथ होंगे वो सेम नहीं होंगे। बस एक ही फर्क है, रेक्टेंगल और स्क्वायर के अंदर जो भी मैंने डायगोनल्स बनाया वो दोनों क्या थे, कॉन्ग्रुएंट थे, यानी ये डायगोनल और ये डायगोनल कॉन्ग्रुएंट, ये डायगोनल कॉन्ग्रुएंट, रेक्टेंगल में भी और स्क्वायर में। लेकिन जो रोम्बस होता है उसमें डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, वो लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना मतलब होता है कि इनका जो एंगल्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, 90 डिग्री बनेंगे, यानी जो ये डायगोनल बने इनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। लेकिन वही अगर मैं कोई रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर की बात करूं तो उनमें जो डायगोनल्स एक दूसरे को क्रॉस करके जा रहे हैं उनके बीच में, माफ करना मार्कर गिर गया नीचे, ठीक है, उनके बीच में रेक्टेंगल और स्क्वायर के बीच में जो एंगल बनेंगे वो 90 डिग्री नहीं, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। जैसे मैंने क्या बोला, प्रॉपर्टीज आर ऑलमोस्ट सेम। तो ऑलमोस्ट सेम क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर प्रॉपर्टी सेम हो, कुछ प्रॉपर्टीज डिफरेंट रहेंगी, ठीक है। प्रॉपर्टी सेम क्या है कि भाई अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट है, अपोजिट साइड्स पैरेलल है, ये एक कॉमन चीज है। लेकिन रेक्टेंगल और स्क्वायर में डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, लेकिन रोम्बस में वो डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है।
रोम्बस के केस में डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, लेकिन वो स्क्वायर और रेक्टेंगल में नहीं बना रहे हैं। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है जो आपको ध्यान में रखना है। तो ये 3 प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। अगला प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट द पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल, यानी कि जो अपोजिट एंगल्स जो होते हैं, जैसे रोम्बस में अगर आप देखोगे तो ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अपोजिट वाले ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इन द रोम्बस, और डायगोनल्स भी उसी को मीट करते हैं। तो यहाँ पे वही चीज बोला हुआ है। नेक्स्ट है डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो स्क्वायर है उसका अगर मैं डायगोनल का ये बनाऊं तो वो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी यहाँ पे 90 डिग्री आ सकता है। जो मैंने इनिशियली बोला कि रेक्टेंगल में नहीं आ रहा है, स्क्वायर में नहीं आ रहा है, लेकिन स्क्वायर में भी आ रहा है। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बोल रहा है कि स्क्वायर में भी जो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं उसमें भी 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब रोम्बस में भी हो रहा है और स्क्वायर में भी हो रहा है, ठीक है, रेक्टेंगल में नहीं हो रहा है। डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट अपोजिट एंगल, सेम वही चीज है कि अपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं। ये बहुत कॉमन सी और बेसिक सी प्रॉपर्टीज है जो मैंने आपको रिवाइज करा दी, ठीक है। अब इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस है जो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये सब प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए शुरुआत हम लोग करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 5.3 की शुरुआत हम लोग यहां से कर रहे हैं। इसके अंदर टोटल 5 क्वेश्चन है, कोशिश करूंगा पूरा कराने की, लेकिन आप लोग ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। शुरुआत करें बच्चे, चलो। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी, मतलब एक डायगोनल होगा, मतलब सॉरी रेक्टेंगल होगा। तो एक रेक्टेंगल में सबसे पहले ड्रॉ कर लूंगा, मेरे पास शेप्स है, वो शेप की हेल्प से मैं एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करता हूं, ठीक है। कलर चेंज कर लूं क्या, चलो कलर चेंज कर लेते हैं आपके सामने। क्या ले लूं, व्हाइट कलर ले लूं, चलो व्हाइट ले लेते हैं, व्हाइट ले लिया मैंने, ठीक है। थोड़ा और बड़ा कर देता हूं, चलो ये मेरा रेक्टेंगल है। अब इस रेक्टेंगल का कुछ नाम रखना है, तो यहाँ पे जो नाम है वो दिया हुआ है, इन्होंने क्या दिया हुआ है, दैट इज ए बी सी एंड डी। ये जो नाम है रेक्टेंगल का इन्होंने दिया हुआ है और क्लियरली बोल रखा है कि इसके अंदर क्या है, डायगोनल्स भी प्रेजेंट है। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी इंटरसेक्टेड पॉइंट हो, मतलब इनमें डायगोनल्स भी प्रेजेंट होंगे। तो मान लो यहां से मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे, तो एक डायगोनल हो गया, और यहां से यहां ड्रॉ कर रहा हूं तो दूसरा डायगोनल हो गया, और ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं कौन से पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे। तो ये पॉइंट का नाम क्या है, ओ पॉइंट। समझ में आया। एसी का जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर। एसी की तरह देखो, ये पूरा का पूरा एसी जो है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर है। मतलब ये वाला जो डायगोनल है यहां से लेके यहां तक, वो पूरा क्या है, 8 सेंटीमीटर है। हमें बोल रहा है देन फाइंड द लेंथ ऑफ बीओ। बीओ किधर है, ये वाला, मतलब इतना। तो हमको क्या निकालना है, बीओ निकालना है। बीओ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सिर्फ इतना वैल्यू निकालना है। और इफ सीएडी इज 35 डिग्री, मतलब एंगल जो सीएडी है वो 35 डिग्री है। तो सीएडी किधर दिख रहा है आपको, ये सी है, ये ए है और ये डी है, मतलब ये वाला जो एंगल दिख रहा है आपको ये है 35 डिग्री। यहां पे लिखो, यहां पे क्या बोल रहा है कि एंगल सीएडी जो है वो 35 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें पूछा है देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एसीबी, मतलब ये ए है, ये सी है, बी, यानी ये वाला जो एंगल है इसको आपको निकालना है। तो एंगल एसीबी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब ये 4 चीज जो है ये हमें क्या है दोस्तों, पूछा हुआ है। समझ में आ रहा है, बहुत ईजी था यहां तक, उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा। ये 4 चीज जो है हमें पूछा था, बहुत सिंपल, समझ में आया, बहुत सिंपल। ओके, अब यहां पे एक लाइन खींच देते हैं पार्टीशन के लिए। चलो अब फोकस करो, अब शुरू कैसे करूं मैं, मेरे को निकालना क्या है, सबसे पहले मुझे निकालना है बीओ का वैल्यू। तो हमें दिया क्या है, आपको पता ही है एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड्स होते हैं कॉन्ग्रुएंट होते हैं, अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, ये एक प्रॉपर्टी पता है। और एक और चीज पता है कि रेक्टेंगल के अंदर जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन परपेंडिकुलरली नहीं करते। यानी एक तरीके से मैं बोल सकता हूं कि यहां पे 90 डिग्री का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो मतलब 90 डिग्री का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगेगा नहीं। तो और क्या लगा सकता हूं मैं रेक्टेंगल के केस में, तो जैसे हमने प्रॉपर्टीज देखा कि जो डायगोनल्स होते हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर ले, लेकिन डायगोनल जहां पे भी बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब मान लो ये मेरा रेक्टेंगल है, तो जहां पे भी वो बाइसेक्ट कर रहे हैं तो जो उसका मिड पॉइंट होगा वो उस पूरे का क्या होगा, हाफ होगा। मतलब अगर मेरे को पूरे डायगोनल्स का वैल्यू पता है तो इसका जो आधा निकालना है, मतलब इसका डिस्टेंस निकालना है, तो वो उसका हाफ होगा। तो ये चीज आपको पहले से ही पता होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी प्रॉपर्टी है। तो चलो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो चीज हमें पता है वो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि एबीसीडी जो है ये रेक्टेंगल है। तो देयरफॉर वी नो दैट, यहां पे लिखो, वी नो कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो अगर कोई रेक्टेंगल होता है तो उसके डायगोनल्स भी क्या होते हैं, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर ये पहला डायगोनल जिसका नाम है AC, ठीक है, विल बी कॉन्ग्रुएंट टू BD। ये जो A से लेके C है, B से लेके D है, वो एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों, क्योंकि ये है डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल। क्यों है, सिंस करके लिखो, डायगोनल्स
ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के डायगोनल से इसके लिए दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब मुझे पता है कि भाई AC का जो वैल्यू है वो दिया हुआ था 8 सेंटीमीटर, तो AC 8 सेंटीमीटर, तो BD ऑटोमेटिकली यहां से निकल जाएगा, तो देयरफॉर BD का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 8 सेंटीमीटर। तो हमने एक चीज निकाल लिया, क्या निकाल लिया? BD का वैल्यू। अब ये पूरा BD का वैल्यू निकल गया जो कि है 8 सेंटीमीटर। तो मैं एक चीज जानता हूं, मुझे निकालना है BO। तो मैंने क्या बोला अभी कि अगर आपको पूरे डायगोनल का वैल्यू पता है तो जो उसका मिड पॉइंट होता है, यानी जिससे जहां पे वो बाइसेक्ट हो रहा है, वो उसका हाफ होता है। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर मुझे BO निकालना है, यानी लेंथ ऑफ BO अगर मुझे निकालना है, तो वो होगा हाफ ऑफ द डायगोनल पूरा BD का, ठीक है। क्यों? क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये हमारा प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। डायगोनल्स क्या करते हैं? बाइसेक्ट ईच अदर। लिखो डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। ये छोटा छोटा चीज है, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये छोटी छोटी जो रीजंस होते हैं वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका जो लेंथ ऑफ BO है वो निकल जाएगा। तो लेंथ ऑफ BO इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD का वैल्यू मैं जानता हूँ 8 है, तो देयरफॉर यहाँ से हमें मिल गया, देयरफॉर यहाँ से मुझे मिल गया लेंथ ऑफ BO। लेंथ ऑफ BO कितना हो जाएगा? हाफ मल्टीप्लाई बाय 8, 8 का आधा कितना होता है? 4 सेंटीमीटर। तो हमें मिल गया BO का वैल्यू, तो BO का वैल्यू हमें मिल गया 4 सेंटीमीटर। मतलब एक चीज़ हमने निकाल लिया, एक चीज़ हमारा निकल गया, लेंथ ऑफ BO निकल गया, ठीक है। ये जो पोर्शन हमें निकालना था वो हमने निकाल दिया, करेक्ट, बहुत ईजी था। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये जो दूसरा चीज हमें निकालना है कि यहाँ पे एक एंगल हमें दिया हुआ है और यहाँ पे एक एंगल दिया हुआ है, मतलब दिया हुआ मतलब ये एंगल हमें निकालना है। तो अगर आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था 8th स्टैंडर्ड में, एक पैरेलल लाइन, टू पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल पढ़ा था, तो इससे रियलाइज होगा कि ये एंगल और ये एंगल एक अल्टरनेट एंगल पेयर बना रहे हैं। तो जितना ये एंगल रहेगा उतना ही ये एंगल होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि ये एंगल हमें निकालना है ACB, यानी ये एंगल मुझे निकालना है। तो अगर ये 35 है तो ये भी 35 होगा, लेकिन सिर्फ मुंह से बोलने से नहीं होता, इसको हम लोग प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि ये भी 35 है। क्यों? और ये 35 है, इसके लिए हम लोग को बताना पड़ेगा कि ये दो जो लाइन है ये एक दूसरे को पैरेलल है और उसके बीच में एक ट्रांसवर्सल जा रहा है। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे इन, ऐसा लिखो, आप लिखो यहाँ पे, क्या लिखोगे कि इन, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्या लिखूंगा मैं कि जो लाइन है मेरा, लाइन AD, ऊपर वाला लाइन AD और नीचे वाला लाइन एंड लाइन BC, AD और BC है ना, लाइन BC आर पैरेलल, ठीक है। एंड ये जो लाइन आ रहा है A से लेके C, ये ट्रांसवर्सल है, एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल। और अगर ऐसा होता है तो मैं बोल सकता हूं कि एंगल जो है मेरा CAD, देयरफॉर मैं बोल सकता हूं एंगल CAD विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACB, ठीक है, एंगल ACB। क्यों? क्योंकि ये है अल्टरनेट एंगल। क्या फॉर्म कर रहे हैं? अल्टरनेट एंगल। कभी भी दो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल जब होता है तो अल्टरनेट एंगल बनता है। तो एंगल CAD का वैल्यू मैं जानता हूं, ऑलरेडी दिया हुआ है 35 डिग्री, तो एंगल ACB भी मिल जाएगा। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि एंगल ACB इज इक्वल टू 35 डिग्री। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर दिया। तो आप देख सकते हो दो ही चीज हमें पूछा था। क्या पूछा था कि आप BO का बता दो, तो BO हमने निकाल दिया, कहां गया ये वाला 4 सेंटीमीटर। और दूसरा चीज पूछा था मेजरमेंट ऑफ एंगल ACB, तो ACB आराम से निकाल दिया जो कि आ गया 35 डिग्री। आप देख सकते हो कितना ईजी होता है इस प्रकार के एग्जाम्पल को सॉल्व करना, कितना ईजी होता है। तो आप देख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आराम से ले सकते हो। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट से जाएंगे, 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन अ रोम्बस PQRS। तो सबसे पहले मैं एक रोम्बस ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है, रोम्बस, ठीक है, ड्रॉ कर लेता हूं रोम्बस। मान लो इस प्रकार से मैं रोम्बस को ड्रॉ कर रहा हूं, मान लो ये मेरा रोम्बस है, ठीक है। इसका नाम क्या है? PQRS। तो जो नाम रखना चाहते हो आप लोग रख लो, क्योंकि वो दिया हुआ है हम लोग को, ठीक है ना। तो मान लो इसका नाम है PQRS, और ऑब्वियसली बोल रहा है रोम्बस है जिसमें डायगोनल्स भी होंगे, ठीक है। रोम्बस है तो डायगोनल्स भी तो होंगे ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक डायगोनल, यहाँ से लेके यहाँ तक एक डायगोनल। अब जो चीज़ दिया हुआ है फटाफट से लिखते हैं, ठीक है। चलो, क्या बोल रहा है? इन ए रोम्बस PQRS, PQ 7.5 है। तो PQ का जो वैल्यू है वो आपको दिया हुआ है 7.5, यानी P से लेके Q, ये आपका जो वैल्यू है ये आपका 7.5 दिया हुआ है। आगे बढ़ो, फाइंड द लेंथ ऑफ QR। PQ दिया हुआ है, आपको बोल रहा है QR निकालो, ठीक। QR इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब ये वाला PQ आपको दिया है, ये आपको निकालना है, QR इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इफ एंगल QPS किधर दिख रहा है आपको? QPS, यानी ये जो एंगल दिख रहा है, ये पूरा एंगल जो है, एंगल QPS, ये आपको 75 डिग्री दिया हुआ है। मतलब ये पूरा का पूरा जो एंगल है ये आपका कितना दिया हुआ है? 75 डिग्री दिया हुआ है,
करेक्ट, क्वेश्चन में पढ़ समझ में आया, QPS यानी ये एंगल 75 डिग्री दिया हुआ है, हमें पूछा है देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल PQR। PQR किधर दिख रहा है आपको, दिस इज P, दिस इज QR, यानी ये वाला एंगल आपको कैलकुलेट करना है। तो एंगल PQR इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और आगे बोल रहा है एंगल SRQ भी निकालना है, यानी SRQ यानी ये वाला जो एंगल है इसको भी आपको निकालना है। तो एंगल SRQ को भी कैलकुलेट करना है। तो आप देख सकते हो क्या चीज दिया हुआ है, क्या चीज कैलकुलेट करना है, उसको हमने आसानी से एक ही साथ जो है वो लिख के दिखा दिया। ठीक है, समझ में आया, बहुत ईजी होता है। तो अगर आप ऐसे कर देते हो ना तो एटलीस्ट बच्चे को कुछ नहीं भी आएगा एग्जाम में तो भी यहाँ पे आपको हाफ मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे चीजें समझना आसान हो जाता है, क्योंकि अब मुझे पता चल जाता है कि हम यहाँ पे क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या दिया हुआ है वो सब चीज हमने लिख दिया, और क्या निकालना है वो हम लोग ने लिख दिया। अब एक चीज हम जानते हैं, एक चीज हम जानते हैं कि अगर ये रोम्बस है, क्योंकि बोल के रखा है ना, तो ये रोम्बस है, तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पे वी नो दैट इज क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रोम्बस। ठीक है, इज अ रोम्बस। तो मुझे पता है इन अ रोम्बस ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये हम जानते हैं। स्क्वायर और रोम्बस में एक चीज कॉमन क्या है कि स्क्वायर में भी चारों साइड कॉन्ग्रुएंट होते हैं और रोम्बस में भी चारों साइड कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मतलब PQ का जो वैल्यू होगा वही QR का होगा, वही SR का होगा, वही SP का होगा, PS का होगा, सेम ही होगा। तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर, तो जो यहाँ पे लेंथ ऑफ PQ जो रहेगा, ठीक है, वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके साथ, लेंथ ऑफ QR के साथ कॉन्ग्रुएंट रहेगा। ठीक है, और यही चीज हमें निकालना है। तो देयरफॉर PQ का वैल्यू 7.5 दिया है, तो देयरफॉर जो आपका लेंथ ऑफ QR जो है वो भी सेम आ जाएगा, जो कि हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। तो एक वैल्यू हमने आराम से आसानी से निकाल दिया। तो लेंथ ऑफ QR जो पूछा था हमें, तो ये PQ 7.5 है, तो ये भी 7.5 ही होगा। तो ये हमने निकाल दिया। कितना इजी था आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको आधा मार्क्स 1 मार्क्स जो है वो मिल जाएगा। क्लियर, बहुत इजी था। अब यहां पे अगर आप देखोगे अगला चीज आपको क्या निकालना है, ठीक है, अगला चीज आपको निकालना है PQR। अगर आप देखोगे तो ये जो चीज है दैट इज QPS, ये एंगल आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये एंगल आपको दिया हुआ है। अगला एंगल पूछा हुआ है PQR यानी ये एंगल, तो ये दोनों बगल बगल के एंगल है, यानी एडजेसेंट एंगल है। और हमने रूल पढ़ा है पैरेललोग्राम में भी और रोम्बस में, दोनों में सेम चीज क्या होती है, एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री एंड अपोजिट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो इस तरीके से हम दोनों निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, एक तो ये इसके बाजू का एंगल है, तो ये एडजेसेंट एंगल के थ्रू ये एंगल निकल जाएगा, और ये एंगल मुझे पता है तो इसी का अपोजिट आर है, तो ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अपोजिट एंगल रोम्बस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो मतलब एक तीर से दो शिकार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग सॉल्व करना। तो सबसे पहले मैं एक चीज जानता हूं, क्या जानता हूं कि यहां पे एंगल ऐसा लिखो, इन रोम्बस एडजेसेंट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, एडजेसेंट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो उसके हिसाब से मैं क्या बोल सकता हूं कि जो मेरा एंगल है QPS, ठीक है, सॉरी माफ करना, एडजेसेंट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट नहीं, एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, माफ करना बच्चा, सॉरी, एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंटरी, मतलब दोनों को प्लस करके 180 होता है। तो एंगल QPS, ठीक है, प्लस एंगल PQR, ठीक है, ये दोनों को प्लस करूंगा तो दोनों मिला के हो जाएंगे 180 डिग्री। मुझे QPS का वैल्यू 75 डिग्री दिया हुआ है, तो ये एंगल कितना है, 75 डिग्री है, प्लस PQR में जानता नहीं हूं, इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब मुझे एंगल PQR निकालना है, तो देयरफॉर एंगल PQR इज इक्वल टू 180, तो उधर है कि 75 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 180 में से 75 गया तो 105 बचेगा। देयरफॉर एंगल PQR इज इक्वल टू 105 डिग्री, और ये चीज हमने आराम से निकाल दिया। तो एक चीज जो हमें पूछा था कि लेंथ ऑफ QR बताओ, हमने बता दिया 7.5 सेंटीमीटर। दूसरा चीज पूछा था PQR का एंगल बताओ, ये वाला एंगल 105 डिग्री बता दिया। अब एक तीसरा चीज है, हम जानते हैं क्या है वो चीज कि वी नो इन रोम्बस अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अपोजिट एंगल रोम्बस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं ये जो QPS है, यानी एंगल QPS है, वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके साथ, एंगल ये वाला के साथ। इसका नाम क्या है, SRQ, ठीक है ना, एंगल SRQ। तो एंगल QPS तो मैं जानता हूं, QPS का वैल्यू 75 डिग्री दिया है, तो इसके ही अपोजिट में ये वाला एंगल है, यानी एंगल जो SRQ है वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल SRQ ऑटोमेटिकली ये भी कितना हो जाएगा, 75 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने सारे के सारे एंगल्स और जो चीज पूछा था वो हमने निकाल दिया। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। बहुत ईजी है,
बहुत इजी है कि नहीं? इससे इजी और क्या ही हो सकता है? आप लोग बताओ मुझे कमेंट करके। और क्या आप लोग को ये नया बैच कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है, कितना हम मेहनत कर रहे हैं वो आपको पता चल रहा है? तो जरूर से इसी बात पे लाइक कर देना हमारे सारे वीडियोस को, ठीक है? जरूर से लाइक करना। मैं कभी बोलता नहीं हूं, आपको पता है, जब मैं वीडियो एंड करता हूं तो एक बार बोलता हूं कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लेकिन बीच में मैंने आज तक कभी बोला नहीं। लेकिन मैं कभी कभी चाहता हूं कि आप लोग भूलो मत इस चीज़ को। लाइक जब आप करोगे तो हमारे वीडियोस रीच आउट होंगे लोगों तक, यूट्यूब को भी पता चलेगा कि हमारे वीडियो में है दम। और आपको पता है वीडियो में तो दम है ही, क्योंकि लगभग 20 लाख के आसपास स्टूडेंट्स होने आ रहे हैं हमारे इस चैनल के ऊपर, यानी 2 मिलियन होने वाले हैं। तो बच्चे देखना पसंद कर रहे हैं हमारे चैनल को, एंड डेफिनेटली कुछ ना कुछ वो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन और सीख के जा रहे होंगे, तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट। इसी प्रकार से सपोर्ट देते रहना। नेक्स्ट ईयर आपका 10th है, उसमें तो एकदम फाड़ना है हम लोग को, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन के ऊपर, डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर। क्या है यहाँ पे? एक स्क्वायर है। तो चुपचाप मैं क्या करता हूँ, एक स्क्वायर बना लेता हूँ। चलो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक स्क्वायर बनाता हूँ। इस प्रकार से दिख रहा है ये स्क्वायर जैसा, ठीक है? स्क्वायर है, इसका नाम क्या है स्क्वायर का? IJKL। तो IJKL इंटरसेक्टेड पॉइंट M, मतलब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, माफ करना, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। I से लेके K ज्वाइन कर लेता हूं और J से लेके L ज्वाइन किया। ये क्या है, मैंने डायगोनल्स बना दिया, और ये दोनों डायगोनल्स एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट का नाम है M पॉइंट, ठीक है? समझा? आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल IMJ। तो IMJ किधर है? IMJ, यानी ये वाला एंगल आपको निकालना है। लिखो यहाँ पे क्या निकालना है, IMJ, यानी एंगल IMJ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आगे क्या बोल रहा है, JIK, एंगल JIK। तो JIK यानी ये वाला एंगल भी आपको निकालना है। तो एंगल JIK ये भी आपको निकालना है, क्वेश्चन मार्क। एंड तीसरा एंगल यहाँ पे पूछा हुआ है एंगल LJK, यानी ये है L, ये है J और ये K, मतलब ये वाला एंगल आपको निकालना है, ठीक है? तो यहाँ पे 3 एंगल आपको पूछा है निकालने के लिए। और दिया क्या है? कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं है, बस इतना बोल दिया कि दोनों कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट M पे। तो यार जरूरत भी नहीं हमें किसी चीज की, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी पता है। आपको पता है स्क्वायर के केस में ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब जो ये साइड होगा, जो ये साइड होगा, जो ये साइड होगा, वो सब के सब कॉन्ग्रुएंट होंगे। दूसरा, स्क्वायर के केस में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है? और स्क्वायर के केस में डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली, ठीक है? यानी कि ये दोनों क्या कर रहे होंगे, परपेंडिकुलर तौर पे एक दूसरे के साथ बाइसेक्ट कर रहे होंगे। तो हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बना के चलना, ठीक है? तो चलो शुरू करें। चलो क्या करते हैं, सबसे पहले हमको पता है कि ये जो फिगर है क्वाड्रिलेटरल, ऐसा लिखो, क्वाड्रिलेटरल IJKL इज अ स्क्वायर। क्या है? ये एक स्क्वायर है। IJKL जो है ये एक स्क्वायर है, ठीक है? अगर आप देखोगे ये जो पोर्शन है, ये मेरा पूरा, ये जो I से लेके K का जो पार्ट है पूरा, अगर आप देखोगे तो I से लेके जो मेरा K का पार्ट है, ठीक है, ये पूरा डायगोनल। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे ऐसा कि मेरा जो IK है, यानी ये वाला डायगोनल जो है, ठीक है, और ये मेरा JL जो है, ये वाला डायगोनल, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो परपेंडिकुलर का सिंबल लिख सकता हूं कि IK परपेंडिकुलर टू JL, ठीक है? बिकॉज यहां पे लिख सकता हूं रीजन, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ऐसा मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं बच्चा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है? यहां तक समझ में आ गया? तो मेरा IK वाला पार्ट जो है और ये JL वाला जो पार्ट है, ये क्या है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। समझ में आ गया? और अगर ये परपेंडिकुलर है तो मेरा ये जो एंगल होगा कौन सा, IMJ, तो ये जो एंगल जो है ये ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। तो मैं क्लियरली बोल सकता हूं देयरफॉर एंगल जो होगा मेरा पहला वाला जो पूछा है हमें IMJ, वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, बिकॉज वो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और ऑब्वियसली जब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इस पोर्शन में जितने भी एंगल होंगे, ये क्या है, ऐसा है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये एंगल हो, ये एंगल हो, या फिर ये एंगल हो, या फिर ये एंगल हो, ये चारों के चारों एंगल ऑब्वियसली 90 डिग्री होंगे, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये ही पूछा है, तो इसके लिए ये क्या हो गया हमारे लिए, 90 डिग्री हो गया। तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल IMJ इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है? अब अगला क्या पूछा है यहां पे, JIK। अब देखो यहां पे JIK यानी कि ये J है, ये I है और ये K है। तो अगर मैं बात करूं इस J के, इस I के और इस K के, तो ये एंगल जो होगा, ठीक है ना, देखो JIK, ये जो एंगल हमें पूछा है, ठीक है, ये जो एंगल पूछा है ये क्या होगा, ऑब्वियसली अगर मुझे ये एंगल पता है, ठीक है,
और ये एंगल मुझे नहीं पता, तो हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि ये टोटल एंगल क्या होने वाला है, 90 होने वाला है, तो ये होगा 90 का आधा। समझ में आ रहा है? तो वो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, 90 का आधा हो जाएगा। तो टोटल मुझे पता है कि जे आई एल जो है, वी नो, यहां पे लिखो, वी नो एंगल जे आई एल इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि हर स्क्वायर का एंगल ऑफ स्क्वायर, हर स्क्वायर का एंगल 90 डिग्री होता है, एंगल ऑफ स्क्वायर। तो ये हम जानते हैं कि कोई भी स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, हर एंगल 90 डिग्री होता है। तो अगर मुझे जे आई एल टोटल एंगल पता है 90 डिग्री, तो उसका आधा निकालना है। तो ये जे आई के जो है वो क्या है, एंगल जे आई के जो है वो उस पूरे का आधा होगा, ठीक है ना, एंगल जे आई एल का आधा होगा। तो ऑब्वियसली अगर मुझे जे आई के निकालना है तो जे आई एल का आधा कर दो, यानी इन शॉर्ट मेरा जो वैल्यू आ जाएगा, देयरफॉर एंगल जे आई के जो आ जाएगा वो हो जाएगा हाफ ऑफ दिस एंगल जो कि है जे आई एल, जिसका है वैल्यू 90 डिग्री। ठीक है, समझ में आया? तो देयरफॉर एंगल जे आई के इज इक्वल टू 90 का आधा कितना होता है, 45 डिग्री। तो इस तरीके से हमने जे आई के का वैल्यू भी निकाल दिया, यानी दो चीज हमने निकाल दिया, आई एम जे निकल गया हमारा और जे आई के निकल गया। और तीसरा चीज जो है एल जे के हमें जो है वो निकालना है। ठीक है, एल जे के हमें निकालना है। तो वो कैसे निकालोगे? अगेन अगर आप देखोगे तो ये है एल, ये है जे और के। तो अगर आप देखोगे एल जे के मुझे अगर पूरा आपको निकालना है तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं, तो ये जे आई के जो हमने निकाला, ठीक है, जो एल जे के हम लोग को निकालना है, अगर आप देखो आई जे के ये पूरा 90 डिग्री है, तो इसका आधा कर लो। तो यहां पे भी वही काम कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो मैं पता है वी नो, अलग कलर से लिखते, वी नो, ठीक है, वी नो ये आई जे के ये पूरा एंगल आई जे के ये पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री है, बिकॉज एंगल ऑफ स्क्वायर है, एंगल ऑफ स्क्वायर। यहां पे एक और रीजन लिख सकते हो, ये हाफ जो आपने लिखा यहां पे लिख सकते हो, दैट इज डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ पे रीजन लिख सकते हो, कभी कभी मार्क्स कट होता है तो रीजन लिखना जरूरी है। तो आई जे के जब मेरा 90 डिग्री है, पूरा आई जे के 90 डिग्री है, तो मुझे एल जे के निकालना है, तो वो उसका हाफ होगा। तो देयरफॉर अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ एल जे के निकालना है तो वो हो जाएगा हाफ ऑफ द एंगल आई जे के, यानी इस आई जे के का आधा कर दूंगा तो एल जे के निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? बिकॉज ये है डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर, और एंगल को भी वो बाइसेक्ट करते हैं ऑब्वियसली। ठीक है ना, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था ना, ये वाला प्रॉपर्टी। कौन सी वाली प्रॉपर्टी? देखो वापस बताता हूं मैं, ध्यान देना। ये जो प्रॉपर्टी पढ़ा था, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट अपोजिट एंगल, तो वही वाला चीज है यहाँ पे। ठीक है, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट वाला। ठीक है, चलो अब यहाँ पे लिखते हैं, तो एंगल एल जे के हमें निकालना है, हाफ ऑफ द, इस आई जे के का वैल्यू क्या है, आई जे के का वैल्यू 90 डिग्री है टोटल, तो 90, दैट इज एंगल एल जे के का वैल्यू निकल जाएगा, दैट इज नथिंग बट 45 डिग्री। तो इस तरीके से तीनों एंगल हमने आराम से निकाल दिया। देखो कुछ लेंथी नहीं है, टाइम लगेगा, बड़ा है इसके लिए, तीन चीज निकालना है, लेकिन इस प्रकार से हमने आसानी से सभी चीज को कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, क्लियर है? बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं ये, बहुत ईजी, मतलब इससे ज्यादा सिंपल और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या बोल रहा है, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 20 सेंटीमीटर एंड 21 रेस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा भाई, डायगोनल रोम्बस बनाना पड़ेगा। तो रोम्बस मैं बना लेता हूं इस प्रकार से, जो भी है कैसा भी बना सकते हो, काइट का शेप होना चाहिए बस। ठीक है, तो ये हो गया एक रोम्बस, इसका नाम हम रख लेते हैं, क्या नाम रख सकते हो आप? कुछ नाम दिया है क्या? देखो कोई भी चीज का नाम यहाँ पे दिया नहीं है, तो आपको जो मर्जी रखना है आप रख सकते हो। तो मैं इसका नाम ABCD रख लेता हूँ। तो ABCD रख लिया, और इसके अंदर क्या है, डायगोनल्स भी है, इसके अंदर डायगोनल्स भी है। तो मान लो कि ये मेरा डायगोनल यहाँ से ये लेके यहाँ तक मैं कनेक्ट करता हूँ। पहले तो ये एक डायगोनल हो गया, और दूसरा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये दूसरा डायगोनल हो गया। तो दो डायगोनल है मेरे पास। इसमें बोल रहा डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 20 सेंटीमीटर एंड 21। तो ये जो बड़ा वाला है उसको 21 मानता हूँ मैं। तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, और दूसरा डायगोनल दिया हुआ 20 सेंटीमीटर। तो ये थोड़ा छोटा दिख रहा है, तो इसके लिए मैं इसका 20 मान लेता हूँ। तो BD इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये दो चीज यहाँ पे क्वेश्चन में दी हुई है। हमें बोल रहे थे फाइंड द साइड ऑफ रोम्बस एंड इट्स पेरीमीटर, यानी कि साइड ऑफ रोम्बस निकालना है। क्या निकालना है? साइड ऑफ रोम्बस, यानी हमें किसी भी एक साइड का वैल्यू निकाल देना है, क्योंकि चारों साइड सेम होते हैं। और साथ ही में हम लोग निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क है, और पेरीमीटर भी निकालना है। और पेरीमीटर तो आप जानते हो, चारों साइड को ऐड कर दो तो आपका वो पेरीमीटर बन जाएगा, या फिर एक साइड का वैल्यू आया उसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस हमें निकल जाएगा। ठीक है, ये दो चीज हमें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले मैं एक चीज समझता हूं,
क्या समझता हूँ बच्चा, ध्यान देना कि मेरा ABCD जो है वो एक रोम्बस है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि वी नो दैट कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रोम्बस। अब मुझे पता है कि रोम्बस में डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये भी एंगल 90 डिग्री होगा, मतलब जो आपको समझ में आ रहा है ये सभी एंगल 90 डिग्री होंगे। तो मैं किसी एक पर्टिकुलर चीज को कंसीडर करूं अगर, ठीक है, तो अगर आपको पता है कि अगर मैं सिर्फ एक चीज लेता हूं, मान लो ये चीज ले रहा हूं, तो इस पॉइंट का नाम मैंने रखा नहीं है, इस पॉइंट का नाम मैं रख सकता हूं, लेट्स से इस पॉइंट का नाम मैं रख लेता हूं O। ये मेरा एक मिड पॉइंट है जो बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब अगर यहां पे मैं देखूं लेंथ BO अगर मुझे सिर्फ निकालना है, यानी ये सिर्फ इतना निकालना है, तो लेंथ ऑफ जो BO है, ध्यान देना, अगर मुझे सिर्फ लेंथ ऑफ BO निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ BO क्या हो जाएगा, इस पूरे डायगोनल का आधा हो जाएगा, यानी कि हाफ ऑफ द BD। क्यों हो जाएगा, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये हमारा रूल है, जो प्रॉपर्टीज हमने सीखा हुआ है वो रूल है, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहां पे देना, तो लेंथ ऑफ BO जो है हम यहां से निकाल लेंगे, तो लेंथ ऑफ BO हमारा मिल जाएगा दैट इज हाफ ऑफ BD, और BD का वैल्यू मैंने लिख रखा है जो कि 20 सेंटीमीटर, तो हमें मिल गया लेंथ ऑफ BO जो आ गया 10 सेंटीमीटर आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया लेंथ ऑफ BO, ठीक है। ये हम लोग को आ गया, तो समझ लो कि ये मुझे मिल गया 10 सेंटीमीटर, छोटा सा लिख देता हूं, ये कितना मिल गया, 10 मिल गया, ठीक है। अब मेरे को एक चीज समझाओ कि ये जो पूरा पूरा AC है ये भी तो एक डायगोनल है, तो इसका भी हाफ निकाल सकता हूं। तो अगर मुझे सिर्फ यहां से A से लेके O निकालना है, यानी लेंथ ऑफ AO निकालना है, समझ रहे हो, सिर्फ इतना निकालना है, AO निकालना है, तो ये भी क्या हो जाएगा, उस डायगोनल, पूरे डायगोनल का हाफ हो जाएगा, यानी हाफ ऑफ द AC हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर हो जाएगा। तो दोनों ही केस में हमने वही काम किया है, बस और कुछ नहीं। तो यहां से मुझे लेंथ ऑफ AO मिल जाएगा, तो हाफ ऑफ द AC, और AC का वैल्यू यहां पे डायगोनल का दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ AO मिल गया मुझे कितना, 21 डिवाइड बाई 2, यानी कि लगभग 10.5 आ जाएगा, 10.5 सेंटीमीटर। तो ये दो चीज हमें मिल गया, ठीक है। क्या मिल गया, लेंथ ऑफ BO मिल गया, लेंथ ऑफ AO मिल गया, ठीक है। यानी कि ये BO मिल गया और AO मिल गया 10.5, तो यहां पे लिख देता हूं 10.5 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू पता है मुझे, ये वैल्यू पता है, ठीक है, ये दो चीज हमें पता है। अब एक और चीज मैं जानता हूं कि ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा, तो मैं बोल सकता हूं अगर इस ट्राइंगल को कंसीडर करूं, ये दिख रहा है, ये ट्राइंगल ये ऐसा बन रहा है कुछ, ये सिर्फ इतना पार्ट यहां से लेके यहां तक, ये जो ट्राइंगल है, छोटा सा ट्राइंगल इसके अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है, उसको अगर मैं सेपरेट करूं और लिखूं यहां पे कि इन ट्राइंगल जिसका नाम है AOB, इन ट्राइंगल AOB, यहां पे जो एंगल B होगा वो 90 डिग्री होगा, बिकॉज ऑफ द रोम्बस का रूल है कि भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। तो हम लोग बोल सकते हैं इन ट्राइंगल AOB एंगल AOB जो होगा, एक सेकेंड, इन ट्राइंगल AOB एंगल AOB जो होगा वो 90 डिग्री होगा। तो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, यहां पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं ना बच्चा, हम अप्लाई कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो जब मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा तो मुझे पता है पाइथागोरस थ्योरम का रूल होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग साइड स्क्वायर, और हाइपोटेनस कौन होता है, 90 के अपोजिट वाला। तो अगर ये मेरा 90 है, मान लो ये मेरा साइड 90 है, तो 90 के अपोजिट ये है, तो ये AB मेरा हाइपोटेनस है, तो ये होगा AB का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग साइड, तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर, तो AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहां पे। अब AB जो है ये, इसका वैल्यू मैं जानता हूं क्या, नहीं जानता हूं, AB का वैल्यू मैं नहीं जानता, तो ये वैसे का वैसे ही रहेगा, यानी AB स्क्वायर वैसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन AO का वैल्यू मैं जानता हूं जो कि है 10.5। तो अगर इसको आप 10.5 लिखना चाहते हो तो डायरेक्ट 10.5 लिखो, उसका स्क्वायर जो है पॉइंट में आएगा, वो भी आप कर सकते हो काम। अदरवाइज आप 21 डिवाइड बाई 2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो मैं यहाँ पे 10.5 ही रखता हूँ, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। और इसका स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर, तो BO का वैल्यू भी निकाल रखा है हमने जो भी है 10, जो कि है 10 का स्क्वायर, ठीक है, समझा। तो क्या आ जाएगा वैल्यू, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 10.5 का स्क्वायर निकालो, वैसे देखो 10.5 का स्क्वायर निकाल के देखता हूँ, 10.5 मल्टीप्लाई बाय 10.5 कितना हो जाएगा, 5 5 25, 2 कैरी 5 1 5, 0 1 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 आ गया, 1 5 5 1 0 0 1 1 1 5 2 10 1 1 और 2 नंबर के बाद पॉइंट, तो ये हो जाएगा 110.25, क्या हो जाएगा 110.25, ठीक है। क्या आया, 110.25 आ गया प्लस 100, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो अगर ऐसा वैल्यू नहीं निकला, मान लो ऐसे हम पॉइंट में निकाल रहे हैं, इससे आंसर नहीं निकला, मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गया, तो हम इसको 21/2 कंसिडर करके चलेंगे, वो आसान हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू
कितना हो जाएगा 210.25 हो जाएगा। अब मुझे ए बी का वैल्यू चाहिए तो 210.25 को हम लोग स्क्वायर रूट में डालना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रहा है यहाँ पे, तो हम सिंपली उसको क्या करेंगे, उसको एज ए इसमें ही रखेंगे। समझ में आ रहा है? पॉइंट में रखेंगे या फिर 21/2 के हिसाब से भी आप रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो ठीक है, करें। चलो तो मैं क्या करता हूं, देखो आपके सामने मैं एक चीज़ क्या कर रहा हूं कि यहाँ पे जो लेंथ ऑफ एओ था इसको हम यहाँ पे एक चेंजेस में ला रहे हैं। क्या चेंजेस, देखो इससे भी निकाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होगा। तो ये मैं समझता हूँ कि 210.25 का स्क्वायर रूट तो आप निकाल नहीं पाओगे क्योंकि आपको लॉग बुक अलाउ नहीं है, आप सिर्फ 9th में हो। तो हम इसको क्या करेंगे, एक चेंजेस करते हैं। क्या चेंजेस कर रहे हैं यहाँ पे ध्यान देना, मैं एक स्टेप यहाँ पे कम कर रहा हूँ। जो हमने लेंथ ऑफ एओ 21/2 10.5 निकाला, उसको आप 21/2 रहने दो, ठीक है। तो हम इन शॉर्ट क्या लिख रहे हैं, देयरफॉर लेंथ ऑफ एओ जो है वो आ जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। इसको हम 21/2 ही रहने देंगे। क्यों? क्योंकि जब पॉइंट में ले रहे हैं तो बहुत खिचड़ी पक रहा है, तो उतना खिचड़ी नहीं पकाना हमको। तो एओ का वैल्यू क्या है 21/2, तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 21/2 का स्क्वायर प्लस 10 है बीओ का वैल्यू, इसका स्क्वायर। तो 21/2 कितना होता है, दैट इज 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 होता है। करके देख लो, 21 मल्टीप्लाई बाय 21, 1 1 1 2 2 2 2 4 441, ठीक है। 441 होता है तो 441/4 हो जाएगा प्लस 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 441 प्लस 400, तो ये हो जाएगा 441 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 400 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, समझ में आ रहा है? थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं। ऊपर नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, हम वापस से इसको मिटा के लिखते हैं। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं ना, कोई बात नहीं, यहाँ पे हमारे पास स्पेस अवेलेबल है ना इतना लंबा चौड़ा, तो जरूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखना बच्चा। मुझे पता है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि सर थोड़ा क्रिटिकल हो रहा है, लेकिन क्रिटिकल नहीं हो रहा है, कैलकुलेशन इज वेरी डिफरेंट ईयर। यहाँ पे 21/2 इसलिए लिया क्योंकि ये पॉइंट में हम लोग रूट नहीं निकाल पाएंगे, मतलब 9th स्टैंडर्ड के हिसाब से हम, मतलब मैं तो निकाल के दे दूंगा आपको, लेकिन उसके लिए हमें बहुत क्रिटिकल होना पड़ेगा, तो वो क्रिटिकल 9th स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं होना है। तो हमने 21/2 के हिसाब से 441/4 प्लस 100, अब इसको सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 441 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 400, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 441 प्लस 400 हो जाएगा डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। समझा ये चीज कैसे हुआ, 4 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 400, तो ये हो जाएगा देयरफॉर ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 841/4। हमें चाहिए ए बी का वैल्यू, तो देयरफॉर ए बी विल बी इक्वल टू, ये चले जाएगा अंडर रूट में, यानी 841/4, ठीक है। 841/4 में चला गया। अब 841 किसी का स्क्वायर रूट है क्या, वो चेक करो। अब देखो मुझे पता है कि 841 29 का स्क्वायर रूट होता है, मल्टीप्लाई करके देख लो, 9 9 जा 81 होता है, 8 कैरी 9 2 जा 18 और 8 18 और 8 होता है 226, 0 2 9 जा 18, 1 कैरी 2 2 जा 4 और ये 5, 1 6 8 14 का 4 और ये 841, तो 841 किसका स्क्वायर रूट है 29 का है, ठीक है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे सिंपली वैल्यू आ गया हमारा देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 841 का स्क्वायर रूट निकलेगा 29 और 4 का स्क्वायर रूट निकलेगा 2, और 29 डिवाइड बाई 2 होता है कितना, ए बी का वैल्यू आ जाएगा आप लोग का 14.5, समझा, सेंटीमीटर। तो हमने इस प्रकार से ए बी निकाल दिया। तो ए बी मेरे लिए क्या है, इस रोम्बस का एक वो साइड है, तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर साइड ऑफ रोम्बस हमने निकाल लिया, जो कि आ गया 14.5 सेंटीमीटर। थोड़ा क्रिटिकल था लेकिन आराम से निकाल दिया। लेकिन इसमें दो चीज पूछा है, एक तो आपको साइड ऑफ रोम्बस पूछा था तो हमने निकाल दिया कि द साइड ऑफ रोम्बस इज 14.5 सेंटीमीटर, लेकिन एक और चीज पूछा है पेरीमीटर, तो उसके लिए एक नया पेज लेते हैं, तो और लिखते हैं यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। अब पेरीमीटर ऑफ रोम्बस अगर मुझे निकालना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय साइड का वैल्यू आया 14.5, मल्टीप्लाई करो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो फटाफट से मल्टीप्लाई कर दो, तो 14.5 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो 58 सेंटीमीटर आएगा, तो 58 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर, जो कि हमने निकाल दिया। तो ये आसान था काफी ज्यादा, ठीक है। बस वही कैलकुलेशन का जो पार्ट था वो थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा सा चीजें हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बोल सकता हूं कि यार ये इजी होता है, बस आपको प्रैक्टिस और मेहनत की जरूरत है, ठीक है। समझ में आ गया। फिर चलते हैं एक आखिरी क्वेश्चन की तरफ, इसके ऊपर ध्यान देना आप लोग। लास्ट क्वेश्चन कहां गया भाई, क्वेश्चन नंबर 5। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी वाला खेल है, ट्रू और फॉल्स करना है और कुछ नहीं। चलो फटाफट से ध्यान देना, ट्रू और फॉल्स वाला खेल है, ठीक है। चलो
सबसे पहले बोला एवरी पैरेललोग्राम इज ए रोम्बस। क्या हर पैरेललोग्राम रोम्बस हो सकता है क्या? थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको आंसर पता चलेगा। बताओ, हर पैरेललोग्राम रोम्बस हो सकता है क्या? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अगर मैं पैरेललोग्राम की बात करूं तो पैरेललोग्राम में रेक्टेंगल भी आता है, स्क्वायर भी आता है। तो रेक्टेंगल में तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होता, डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होता। तो इसका मतलब जो रेक्टेंगल है, ठीक है ना, हर पैरेललोग्राम ये नहीं हो सकता, क्या बोलते हैं, रोम्बस नहीं हो सकता। तो हम ये बोल सकते हैं कि रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है। तो क्या रेक्टेंगल रोम्बस एक ही है क्या? नहीं, अलग अलग है। तो मैं बोल सकता हूं कि ये वैल्यू फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका रीजन, जो मैं बोल रहा हूं आप अपने ओन वर्ड में लिख सकते हो, जो मैं रीजन बता रहा हूं अपने मुंह से वो आप लिख सकते हो। एवरी रोम्बस इज रेक्टेंगल। बताओ मुझे, हर रोम्बस जो है वो रेक्टेंगल हो सकता है क्या? नहीं। अभी अभी रीजन बताया कि जो रेक्टेंगल होते हैं उसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होता, लेकिन रोम्बस में होता है। तो क्या हर रेक्टेंगल रोम्बस है? नहीं है। तो ये भी हो गया फॉल्स। ठीक है, तीसरा चीज क्या बोल रहा है, देखो, एवरी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम। क्या बोल रहा है? एवरी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम। तो मैंने क्या बताया था, पैरेललोग्राम तीन टाइप के होते हैं, रेक्टेंगल भी होते हैं, स्क्वायर भी होते हैं, रोम्बस भी होते हैं। तो हर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होंगे, ऑब्वियसली होंगे। तो ये हो जाएगा आपके लिए ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। क्या हर स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर का रूल क्या है, अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, अपोजिट साइड पैरेलल होने चाहिए और अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, ऑल एंगल 90 होने चाहिए। तो वो तो स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों में ही होता है। समझ में आ रहा है? तो मैं क्लियरली बोल सकता हूं कि एवरी स्क्वायर क्या है, रेक्टेंगल है। लेकिन हर रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता। अगर ये उल्टा पूछा होता कि एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल के बदले पूछा होता कि एवरी रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर, तो गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स ही कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सारों साइड कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये चीज आपको ध्यान में रखना। तो एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, ये ट्रू है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एवरी स्क्वायर इज ए रोम्बस। ठीक है, एवरी स्क्वायर इज ए रोम्बस। तो ऑब्वियसली जितने भी स्क्वायर होते हैं, स्क्वायर जितने भी होते हैं वो सब रोम्बस ही होते हैं। क्लियरली ट्रू है, एवरी स्क्वायर इज रोम्बस, ट्रू। एंड लास्ट है एवरी पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। गलत है भाई, हर पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कैसे हो सकता है? क्योंकि कुछ पैरेललोग्राम तो रोम्बस भी है, कुछ पैरेललोग्राम स्क्वायर भी है। तो ये हो जाएगा फॉल्स। तो इस तरीके से सारे के सारे जवाब हमने दे दिए। रीजंस जो मैंने आपको बताया है इसको अपने ओन वर्ड्स में आप लिख सकते हो। समझ में आ गया? तो बस इसी के साथ ये जो प्रैक्टिस सेट है हमारा, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सा, ठीक है, ये हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है प्रैक्टिस सेट नंबर 5.3। अब इसके आगे और भी बहुत सारी चीजें हैं, ट्रेपेजियम है और भी ऐसे बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए आपको अगले लेक्चर का इंतजार करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, जरूर से कमेंट करके बताना। काफी बड़ा वीडियो बना, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ाया गया है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। और अगर पहली बार आया चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।